हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, हम मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे थे जिसमें हमने 2D आकृति अपनी कंप्लीट कर ली हैं और पिछली ही वीडियो में हमने जो अपने 3D के फार्मूले थे वो समझे थे। अगर आपको 3D के फार्मूले याद करने में कोई समस्या आ रही है तो आप पिछली वीडियो को जरूर विजिट करें, उससे आपको एग्जैक्ट समझ आएगा कि हम कैसे फार्मूले याद कर सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन में दो ही चीजें होती हैं, एक हमारी कैलकुलेशन होती है और एक फार्मूला। अगर ये दोनों का आपको बेस्ट अप्रोच पता चल जाए तो मेंस्ट्रुएशन का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आज हम 3D में सिलेंडर पढ़ेंगे क्योंकि हमने फार्मूले समझ लिए हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम सिलेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिलेंडर आपका एक प्रिज्म का ही एक भाग है। इसके बारे में हम डिटेल से पहले बात कर चुके हैं। प्रिज्म क्या है, फार्मूले कैसे हैं, ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था। मैंने मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है, एडवांस मैथ फॉर टीजीटी मैथ और आपका पीआरटी स्क्रीनिंग। आप उसको जाके विजिट करें तो आपको ये समझ आएगा। जो हमारा सिलेंडर है जिसको हम हिंदी में बेलन बोलते हैं, उसमें क्या क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। ये एक प्रिज्म का ही भाग है। प्रिज्म क्या होता है, जिसका टॉप और बेस सेम होते हैं। भाई, दोनों ऊपर भी वृत्त बना हुआ है, नीचे भी वृत्त बना हुआ है, ऐसी आकृति को हम प्रिज्म बोलते हैं और इसका नाम है सिलेंडर, बेलन। इसमें क्या क्या चीजें हैं, दो वृत्त हैं और एक इस तरीके से एक आकृति बनी हुई है पाइप के आकार की। इसमें क्या क्या है, वृत्त के अंदर जो जो होता है वो सारी चीजें हैं। वृत्त के अंदर क्या क्या होता है, त्रिज्या होती है, व्यास होता है, सरकमफ्रेंस होती है और आपका एरिया होता है। वृत्त के बारे में डेडिकेटेड क्लास हम ले चुके हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो ये आपकी त्रिज्या है आर, ये आपकी एक सरकमफ्रेंस है सी, और एक जो इसने एरिया घेर रखा है उसके लिए हम एरिया निकाल सकते हैं, और एक हमें मिलेगी इसकी ऊंचाई। ये चीजें हमारे पास होती हैं। पहले इसके फार्मूलों की बात कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिए कुछ बेसिक फार्मूले हैं इसके जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये एक प्रिज्म है। अगर आपने इसका वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन हम कैसे निकाल लेंगे, कोई भी प्रिज्म हो, कोई भी आकृति हो जिसका आधार और टॉप सेम हो तो उसका जो वॉल्यूम निकलता है ना, आयतन निकलता है, वो निकलता है एरिया ऑफ बेस और मल्टीपल हाइट। ये आपका फार्मूला रहेगा। कोई भी आकृति हो, बेलन के लिए भी यही है, एरिया ऑफ बेस मल्टीपल हाइट। और इसमें एरिया क्या है, सॉरी बेस क्या है, इसमें बेस एक वृत्त है, तो कहने का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई, ये रहेगा आपका वॉल्यूम। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, वृत्त का क्षेत्रफल निकलता है पाई आर स्क्वायर और इसके साथ हमने गुणा करनी है ऊंचाई। ये इस तरीके से इसके आयतन का फार्मूला बना है। हम क्या करेंगे, हम दोनों चीज से क्वेश्चन को हल करेंगे। जहां इस फार्मूले की जरूरत होगी इस फार्मूले को भी लगाएंगे। और ये फार्मूला कैसे बना है वो हमें पता है। इसमें दो चीजें हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल और एक ऊंचाई। और जहां पर कैलकुलेशन को अवॉइड करना है वहां पर हम ऐसा भी करेंगे कि डायरेक्टली वृत्त का क्षेत्रफल ऊंचाई के साथ गुणा करेंगे। उसके बाद एक है आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। इस एरिया की बात चल रही है, इसमें इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल नहीं है। तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है, कोई भी आकृति जिसका टॉप और बेस सेम है, पैरामीटर ऑफ बेस और मल्टीपल हाइट। हमने क्या करना है, इसके आधार का परिमाप करना है। इसका आधार है वृत्त, वृत्त की परिधि निकालनी है और वृत्त की परिधि निकलती है 2 पाई आर और इसमें गुणा करेंगे ऊंचाई। तो ये फार्मूले आपने पढ़े होंगे, अब आज समझ आ गया होगा कि फार्मूले कैसे बने हैं। एक तीसरी चीज होती है आपकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, टीएसए। ये कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया में ये वाला क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी, यानी कि 2 पाई आर एच, पहले तो ये जोड़ना पड़ेगा और प्लस में इसमें इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल भी जोड़ना है, यानी कि आधार का क्षेत्रफल, इसका और इसका। ये कैसे होगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकलता है पाई आर स्क्वायर, दो वृत्त थे तो 2 से गुणा कर दिया, इसमें से 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आर जमा में एच। ये इसके फार्मूले हैं, आपको समझ आ गए होंगे कैसे बने, मैंने वो भी बता दिया। अब इसके क्वेश्चन करते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी चीज बताता हूं आपको। अगर आपको कैलकुलेशन अवॉइड करनी हो ना तो आपने एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि वृत्त की त्रिज्या, सरकमफ्रेंस और एरिया हम देखते ही त्रिज्या को कैसे निकाल दें तो आपका कैलकुलेशन का पार्ट हट जाएगा। क्यों, वॉल्यूम करना है, वृत्त के क्षेत्रफल को ऊंचाई के साथ गुणा करना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है,
वृत्त की परिधि को ऊंचाई के साथ गुणा करना है, यानी कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल हमें बार बार आएगा। तो उसके लिए मैंने कुछ चीज आपको, ये वैसे तो वृत्त के जो आपकी डेडिकेटेड क्लास थी उसमें डिटेल से बताया था मैंने, लेकिन एक छोटा सा रिकैप दे रहा हूं ताकि जब हम क्वेश्चन में ये चीजें लगाएं तो आपको पता हो। वृत्त में 3 चीजें होती हैं, थोड़ी देर पहले अभी बताया था। एक त्रिज्या होती है, एक आपकी सर्कमफ्रेंस होती है, या फिर हम निकाल लेंगे इसका एरिया। जो आपकी त्रिज्या होती है वो कुछ भी हो सकती है, क्वेश्चन में दी होगी। उसके बाद हम उसकी परिधि निकाल लेंगे उस त्रिज्या को 2 पाई के साथ गुणा करके। उसके बाद हम एरिया निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर के साथ। कहने का मतलब जो आपकी सर्कमफ्रेंस और एरिया है ना, दोनों किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपकी आर क्या दी होगी। और मैंने हमेशा क्वेश्चन में देखा है जो भी आपकी आर होती है ना वो हमेशा 7 का मल्टीपल होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है। अगर आप आंसर एक इंटीजर में चाहते हो ना, तो इस 7 को काटने के लिए जो यहाँ आर गुणा होगी ना उसमें 7 की जरूरत है, तब ये 7 से 7 कटेगा। इसलिए वृत्त के क्वेश्चन में या पर जहां पर भी पाई आएगी वहां पर आपकी त्रिज्या का मान या ऊंचाई का मान 7 का मल्टीपल होता है। तो हम यहाँ पर एक चीज मान के चलेंगे, अगर 7 का मल्टीपल त्रिज्या में हमें मिल जाए तो हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है। उसके लिए आपको ये एक ट्रिपलेट याद रखना है। अगर आपकी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसकी परिधि 44 सेंटीमीटर होगी और उसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर होगा। ये एक ट्रिपलेट आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे इसका कितना मल्टीपल चल रहा है। अगर त्रिज्या का 2 गुना कर दिया, 7 से 14 कर दिया, तो हम परिधि का भी 2 गुना कर देंगे और क्षेत्रफल का 4 गुना। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, जब हम एरिया निकालते हैं ना तो वहां पर त्रिज्या 2 बार यूज होती है। तो अगर त्रिज्या का 2 गुना हो गया, परिधि का 2 गुना हो गया, तो इस 2 का वर्ग यूज करना है आगे, 2 का वर्ग 4। अगर आपकी त्रिज्या का 3 गुना हो गया तो परिधि का भी 3 गुना कर देंगे और क्षेत्रफल का 9 गुना कर देंगे। ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये मैंने लिख रखे हैं, इनको आप नोट कर लें और याद कर लें। देखिए अगर आपको क्वेश्चन जल्दी निकालने हैं तो कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, और जब आप इनको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करोगे तो ये बहुत ही चीजें आपको आसान लगेंगी और जल्दी ही याद भी हो जाएंगी। एक दूसरा, अगर मैं इस त्रिज्या को 2 से भाग कर दूं, मैंने 7 को 2 से भाग कर दिया तो 7/2 हो गया, तो परिधि का भी आधा हो जाएगा और इसको 4 से भाग कर देंगे। ऐसे ही इसको आगे 3/2 से गुणा कर रखा है, बस इसको आप याद रखेंगे। मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा। इसको अगर आपने डिटेल से समझना है तो सर्कल वाली वीडियो आप देख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब साथ में ही हम इसको क्यों याद कर रहे हैं, फायदा क्या है इसका, उसका एक मैंने क्वेश्चन ले लिया है। एक वृत्त का परिमाप, परिमाप बोले तो परिधि, यानी कि जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, वो आपकी 88 सेंटीमीटर है। अब आपसे बोला गया है, ये मीटर है भाई, सॉरी 88 मीटर है, और आपको बोला गया है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर आपको वो ट्रिपलेट याद नहीं है तो पहले आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। पहले इस परिधि से आप त्रिज्या निकालोगे फिर क्षेत्रफल निकालोगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने बीच में जो 2 स्टेप है ना, इनको ही अवॉइड करना है। बस एक बात ध्यान रखनी है आपने, परिधि का ट्रिपलेट हमने क्या याद कर रखा था, हमने याद कर रखा था ये ट्रिपलेट, ये त्रिज्या, ये सर्कमफ्रेंस और ये एरिया। अब हमारी परिधि 44 होनी चाहिए। अब मैं देखूंगा 44 का कितना गुणा है, ये 44 का 2 गुना है। ऐसा कब हुआ होगा, ऐसा तब हुआ होगा जब त्रिज्या का 2 गुना त्रिज्या 14 रही होगी। तो पहले तो आप देखते ही त्रिज्या निकाल सकते हो, त्रिज्या आ गई आपकी 14। एरिया कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपकी परिधि का 2 गुना कर दिया ना तो इसका 4 गुना करेंगे और आपका एरिया आ जाएगा 616। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। अदरवाइज अगर मुझे ये एग्जाम में क्वेश्चन हल करना होता तो मुझे याद है कि ये आपकी परिधि का 2 गुना है, तो बस मैं यहां से क्या करता, 154 को 4 से गुणा करता और आंसर लग जाता। तो इससे फायदा हुआ है, आपकी कैलकुलेशन बचेगी और गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। अब एक ऐसी ही चीज आपको एक और बार बार इसी क्वेश्चन इन इक्वेशनों में यूज होगी, वो है राइट एंगल ट्रायंगल। जहां भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगी वहां पर भुजाएं कुछ स्पेशल अनुपात में मिलेंगी, और उसका केवल कारण इतना है कि आप राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो वहां पर भुजाएं एक स्पेशल रेशियो में होती हैं। वो कुछ इस तरीके से हैं कि आपका कर्ण हमेशा यही रहेगा, और जब कर्ण ये रहेगा तो भुजाएं ये रहेंगी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक ट्रिपलेट लिखा, इसमें ये कर्ण है, ये आधार और लंब कुछ भी हो सकता है। इसका 2 गुना कर दिया, इसका 3 गुना कर दिया, इसका 4 गुना कर दिया। ऐसे ही फिर एक और ट्रिपलेट लिख दिया, 5, 12, 13, ये आपने बहुत बार यूज किया होगा। तो ये ट्रिपलेट आपको याद रखनी है। इसका क्या फायदा रहेगा, जब आपको क्वेश्चन में कहीं भी त्रिभुज की भुजाएं दे रखी होंगी,
आप उसको देखते ही समझ पाओ कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं हैं, उससे क्या फायदा होगा, उसका एरिया निकालने में आसानी होगी आपको। अब आपको पता होना चाहिए कि एरिया कैसे निकलेगा। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ना, उसका एरिया निकालने का तरीका होता है, सबसे बड़ी भुजा को अवॉइड करो, इन दोनों को आपस में गुणा करो, उसका आधा कर दो, 3 चौके 12, 12 का आधा किया 6। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो राइट एंगल ट्रायंगल है आपने इसका निकालना है, तो सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दिया, इनको आपस में गुणा किया और इसका आधा करना है। तो पहले हम 2 से भाग कर देंगे इसको, 96 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ये 2 चीजें इसलिए बताई हैं आपको, जब अब सिलेंडर के क्वेश्चन कराऊंगा आपको तो आपको समझ आए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलिए अब पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बेसिक आपको पता चल गया है। मैंने एक क्वेश्चन लिया है राइट एंगल ट्रायंगल का, ताकि आपको समझ आए कि हम ट्रिपलेट हमने क्यों याद करने चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। कोई एक ट्रायंगल है जिसकी साइड 24, 25 और 7 है, उसका क्षेत्रफल बराबर है एक रेक्टेंगल के, एक आयत के। तो क्या आपको ये बता के चलेगा कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है? वो आपने खुद से देखनी है इन भुजाओं से। मुझे ट्रिपलेट याद है तो देखते ही मुझे पता चल गया ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं हैं। अगर आपको वो ट्रिपलेट याद नहीं होती, उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे बड़ी भुजा पकड़नी है, उसका वर्ग करना है और बाकी बची हुई दोनों भुजाओं का वर्ग करना है और उनको आपस में जोड़ना है। अगर इसके वर्ग के बराबर आ गई तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपका टाइम टेकिंग है, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर वो ट्रिपलेट याद कर लोगे तो देखते ही पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं भाई। तो इस त्रिभुज का जो आपका क्षेत्रफल निकलेगा ना, वो निकलेगा, जो बड़ी भुजा है उसको छोड़कर बाकी बची हुई भुजा को आपस में गुणा करना है और उसका आधा करना है। तो ये आ गया है आपका 84 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां से आपको एक बात समझ में आई होगी, ना कोई चित्र बनाना, ना कोई सोचना, भुजाएं देखी, पता चला और उसको हल कर दिया। अब यह क्षेत्रफल बराबर है एक आयत के क्षेत्रफल के। आयत का क्षेत्रफल निकलता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो आपको लंबाई दे रखी है 14, तो चौड़ाई निकाल लेंगे यहां से। 14 बराबर है 84, इसको इससे काट दिया तो आपकी चौड़ाई आ गई है 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है आयत का परिमाप। किसी भी आकृति का परिमाप कैसे निकलता है, उसकी सारी भुजाओं का जोड़ ही परिमाप होता है। तो आपकी लंबाई थी 14 और चौड़ाई है 6, इन दोनों को जोड़ा 20 और ये 2 बार यूज होते हैं तो 40 आपका आंसर आ गया। और ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब तक मैंने सिर्फ आपको बेसिक कराया है। अब आप कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल आएगी तो उसका एरिया निकाल लेंगे, और कहीं वृत्त की परिधि, त्रिज्या, एरिया कुछ भी दे रखा होगा उससे आप मल्टीपल करके ही उसका एरिया या सरकमफ्रेंस निकाल दोगे। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये आपका पहला एक बेसिक सा क्वेश्चन है। किसी बेलन के आधार का व्यास जो है वो 7 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो बेलन का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक वर्ड आ गया है तिर्यक, इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही होता है। आप हमेशा ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन में आपको टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं क्लियरली नजर आ रहा तो तब तक आप वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही निकाल लेंगे। तो आपसे क्वेश्चन में बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रखा है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि किसी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलता है। देखिए 2 तरीके हैं, या तो आपको बस फार्मूला ही याद है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, और आप क्या करोगे, इसमें 2 का मान रखो, पाई का, सॉरी 2 तो 2 ही है, पाई का मान रखो, आर का मान रखो और एच का मान रखो और इसको हल करो। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा मैंने आपको एक बताया था कि किसी भी ऐसी आकृति का अगर आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है जिसका टॉप और बेस सेम है, तो ये फार्मूला कैसे बना है, ये फार्मूला बना है आधार का परिमाप यानी कि वृत्त का परिमाप, वृत्त की परिधि, परिमाप परिधि एक ही बात है भाई, और गुणा में ऊंचाई। ये फार्मूला बना भी ऐसे है। तो हम दोनों चीजें यूज कर सकते हैं, इस फार्मूले को भी लगा सकते हैं और ये तरीका भी कर सकते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वृत्त की परिधि तो हम बिना कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, वो हमने अभी सीखी है, तो हम ये नीचे वाला तरीका लगाएंगे। तो मुझे क्या करना है, वृत्त की परिधि को ऊंचाई के साथ गुणा करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। और ये भी ऐसे ही बना है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था। तो वृत्त की परिधि तो हम निकाल लेंगे और ऊंचाई मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है 16, तो 16 तो हमने गुणा में लिख दिया, बस यहाँ पे परिधि गुणा में रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या क्या गिवन है, आपको आधार का व्यास, आधार आपका एक वृत्त है, इसका व्यास दे रखा है जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, वो 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, अगर व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी।
एक वृत्त में जो व्यास होता है ना उसकी आधी त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या आ गई आपकी 7/2, इतने सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब आपने क्या करना है, आपने निकालनी है परिधि, क्योंकि मुझे परिधि रखनी है, यहाँ सरकमफ्रेंस निकालनी है। एक तो ये तरीका है, आप यहाँ पर 2πr रख के इसको हल कर लो। दूसरा, जो मैंने आपको ट्रिपलेट याद कराए थे ना, एक था 7, एक था 44 और एक था 154। ये r है, ये सरकमफ्रेंस है और ये एरिया है। मैं देखूंगा r का कितना गुणा किया है, एक्चुअल में r का आधा कर दिया, 2 से भाग कर दिया इसको, तब 7/2 आई है। त्रिज्या हमारी ये है, तो परिधि भी इसका आधा हो जाएगी, और परिधि आधा होते ही आपकी हो जाएगी 22। इसका मतलब मैं कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्ट अपना आंसर लिखूंगा, परिधि आपकी 22 है। ठीक है, अब वो 22 यहाँ रख लेंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे। 16 दूनी 32, 16 तीन 32 और 3 35, 352 आपका आंसर आ गया है। क्या आपको समझ आया? इस फार्मूले का कोई यूज नहीं करा हमने, विदाउट फार्मूले यूज करे ही हमने क्वेश्चन निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। तो पहले तो आप ये बताइए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से आप क्या समझते हैं? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब ये है, इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी है और इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल भी है, इसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। यदि तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है, दो चीजें दे दी। एक तो आपको टोटल सरफेस एरिया दे दिया है, वो है आपका 462 वर्ग सेंटीमीटर। और एक चीज और बता दी है आपको, जो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, जिसको हम CSA बोलते हैं, ये वाला एरिया, वो इसका 1/3 है। अगर मैं इसको 3 से भाग कर दूं तो आपका 154 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि इसमें दोनों चीज आपके पास दी हुई है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल और इस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इन दोनों का जोड़ है। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो सिर्फ इस हिस्से का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। अगर इनको मैं आपस में घटा दूं तो क्या बचेगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और इन दोनों का टोटल तो ये है, और सिर्फ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। इनको आपस में घटा दूं ना मैं, तो आपका दो वृत्तों का क्षेत्रफल आ जाएगा। और वो कितना आ जाएगा? इसको इसमें से घटाया तो वो आ गया आपका 308। क्या ये बात आपको समझ आई? क्वेश्चन मैंने कुछ नहीं किया, ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल था कंप्लीट, इसमें से वक्र घटा दिया ये वाला, तो आपका दो वृत्तों का क्षेत्रफल बच गया है। तो मैंने इस 2 से इसको भाग कर दिया, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है ना, वो आ गया है आपका 154 वर्ग सेंटीमीटर। आपसे पूछा है आगे, तो बेलन की त्रिज्या बताओ। आपको सिर्फ त्रिज्या बतानी है। क्या आप सिर्फ वृत्त के क्षेत्रफल को देखकर ही त्रिज्या बता सकते हो? मैंने आपको एक ट्रिपलेट याद कराई थी, जिसमें एरिया अगर 154 होगा तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। देखा आपने, हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, बस इनको घटाया आपस में, तो पता चला कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल आ गया है। 2 से भाग किया तो एक वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, और सिर्फ क्षेत्रफल को देखकर ही हमने त्रिज्या बता दी, क्योंकि हमें वो एक ट्रिपलेट याद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इससे कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही है, और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। आपने आयतन निकालना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपके पास? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, CSA दिया हुआ है 1056। अब आप मुझे बताइए 1056 क्या है आपका? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। दो तरीके हैं, या तो इसके फार्मूले के बराबर कर दो, 2πRh है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। इसमें यहां पर आप h का मान रखो और यहां से r का मान निकाल लो। एक तो ये तरीका है, लेकिन इसको यहां पर हल करना पड़ेगा। दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है? मुझे पता है कि किसी भी आकृति का जिसका बेस और टॉप सेम है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो उसका फार्मूला ये बना कैसे है? ये फार्मूला बना है वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि गुणा में ऊंचाई। इस तरीके से आया है 1056। मैं इसको यूज ही नहीं कर रहा। अब यहां पर ऊंचाई कितनी दे रखी है? 16 दे रखी है। तो मैंने क्या किया, वृत्त के परिमाप को मैंने लिख दिया C से, और ऊंचाई दे रखी है 16, बराबर आ गया आपका 1056। इससे इसको काट दिया, 16 × 96, 16 × 96। तो आपकी परिधि जो है ना, वो आ गई है 66 सेंटीमीटर।
तो यहां से आपने एरिया निकालना है डायरेक्ट। अब आप एरिया कैसे निकाल लोगे? देखिए, मैंने आपको जो ट्रिपलेट लिखवाई थी ना, उसमें 66 लिखा हुआ था, अगर आप ध्यान से समझोगे। मैं आपको दोबारा बता देता हूं। एक आपकी त्रिज्या है 7, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ पाओ, और एरिया है 154। ये ट्रिपलेट हमने याद किया था। तो सरकमफ्रेंस का कंपैरिजन सरकमफ्रेंस के साथ करना है। अब सरकमफ्रेंस मेरी 66 है, तो 66 कब आई होगी? ये 66 आई है इसको 3/2 के साथ गुणा करके। अगर मैंने एरिया निकालना है ना, तो इसका वर्क करेंगे बस 9/4 के साथ इसको गुणा कर देंगे। तो जो मेरा एरिया आ गया ना, वो आ गया 154 गुणा में 9/4। बस इसको हल नहीं करेंगे, ऐसे कैसे रखेंगे। ये मेरा निकल गया है वृत्त का क्षेत्रफल। अब मैंने निकालना है आयतन। ये बताइए आयतन कैसे निकलता है? आयतन निकलता है आपका, फार्मूला तो है πr²h, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वृत्त का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल मैंने अभी निकाल लिया, वो आ गया है 154 गुणा में 9/4, और ऊंचाई है आपकी 16। बस इसको हल कर दिया तो ये आ गया है आपका। सिर्फ इकाई का अंक गुणा करते हैं, देखते हैं अगर आंसर आता है तो। 9 गुणा 4 36, 36 को में 6 है, 6 गुणा 4 24, तो पीछे इकाई का अंक मेरा 4 आएगा। तो ऑप्शन में देखो 4 कहाँ है? एक ही ऑप्शन में है, इसका मतलब यही हमारा आंसर बनेगा। क्या आपको समझ आया? हम क्वेश्चन में कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज यूज कर रहे हैं, या तो वृत्त की परिधि रख रहे हैं डायरेक्ट, या फिर वृत्त का क्षेत्रफल, बस, और कुछ नहीं है। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो हम कोई फार्मूले यूज ही नहीं कर रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बेलन ए तथा बी के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है, यानी कि आपके दो बेलन दे हुए हैं, एक है बेलन ए और एक है बेलन बी। सबसे पहले इनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 3:2। फिर आगे बताया गया है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात है x:1। इन दोनों जो आपके बेलन है ना, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात है x:1। तो आगे फिर आयतन के बारे में जिक्र कर रखा है। ये बता रखा है कि बेलन ए का आयतन जो है ना, बी के आयतन का 3 गुना है, तो आपने x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना खुद का आयतन निकाल लेंगे इन फार्मूलों से। देखिए, ये बताइए बेलन का आयतन कैसे निकलता है? बेलन का आयतन का फार्मूला है πr²h। अब यहाँ पर फार्मूला यूज होगा भाई, फार्मूले से आसान निकलेगा। हमारा कोई ये नहीं है कि कोई हमें परहेज है फार्मूला यूज नहीं करना, जहां फार्मूले से जल्दी निकलेगा वहां फार्मूला भी यूज करेंगे। और यहां भी आयतन निकलेगा आपका πr²h। तो इस भी, ये एक बेलन है, ये दूसरा बेलन है, दोनों का आयतन निकाल लेंगे और उनका अनुपात करेंगे। तो देखो पाई से तो पाई कट जाएगा, इसलिए मैं अब की बार फार्मूला यूज कर रहा हूं। हमने पाई का मान नहीं रखना है, पिछले में भी रखा था, यहाँ पर पाई का मान कट रहा है इसलिए फार्मूला रख लिया। तो सबसे पहले करना है त्रिज्या का वर्ग। त्रिज्या है मेरी 3, 3 का वर्ग किया 9, और गुणा में h, ऊंचाई है x। इधर त्रिज्या है यहाँ मेरी 2, 2 का वर्ग किया 4, गुणा में ऊंचाई 1। तो मैंने क्या किया, इस बेलन का भी आयतन निकाल दिया फार्मूला लगा के, और इस बेलन का भी आयतन निकाल दिया फार्मूला लगा के। ये रेशियो में लिखे हुए हैं, इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 9x/4। ये आ गया दोनों बेलन का आयतन, ये ए का और ये बी का। अब क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि जो ए का आयतन है ना, वो बी के आयतन का 3 गुना है, यानी कि बी का आयतन को अगर मैं 1 मान लूं तो ए का आयतन इसका 3 गुना है। ये भी बोल रखा है। ये का आपकी इक्वेशन बन गई है, बस इसको हल कीजिए। 3 से इसको काटा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये आ गया आपका 3/4x बराबर है 1। ये 4 उधर चला गया, बस ये पूरी फ्रैक्शन पलट गई उधर जाके, तो ये आ गया है 4/3। ये आपका आंसर है। हमने कुछ नहीं किया, दो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी थी, पहले उनका आयतन निकाल लिया और उनका कंपैरिजन कर दिया 3/1 के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक खोखली बेलनाकार नली जो 20 सेंटीमीटर लंबी है, कहने का मतलब ये जो लंबाई है ये 20 सेंटीमीटर है इसकी, उसके बाद लोहे की बनी है तथा इसके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस नली को बनाने में प्रयोग हुए लोहे का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको वॉल्यूम ज्ञात करना है। वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है, आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई करना है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देनी है, जो
आपका वृत्त है ना वो कुछ थोड़ा अलग तरीके से बना हुआ है। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा। खोखली नली का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है ये अंदर से खाली है और ये हिस्सा इसका जो भी लोहे की धातु है उससे भरा हुआ है, ये वाला हिस्सा, और अंदर से ये खाली है। तो इसके अंदर एक्चुअल में दो बेलन है, एक ये बाहर वाला बेलन है और एक ये अंदर वाला बेलन है। तो इसका अगर आपको आयतन निकालना है फार्मूला क्या रहेगा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। इसको ऊपर से देखते हैं तो हम ऐसा दिखता है। तो इसमें बताया गया है कि इसकी बाहरी और आंतरिक व्यास 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए पहले तो अगर बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या इसका 2 भाग कर दिया, 4 सेंटीमीटर आ गई। और दूसरा अगर व्यास 6 सेंटीमीटर है उसको 2 से भाग करा तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर आ गई। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो व्यास दे रखे थे ना उनको 2 से भाग करके त्रिज्या निकाल दी। अब जो ये वृत्त बना हुआ है ना, ऊपर या नीचे दोनों सेम बने हुए हैं, इसमें दो त्रिज्याएं दे रखी हैं। एक तो ये आंतरिक त्रिज्या ये है 3 सेंटीमीटर और एक बाह्य त्रिज्या ये है 4 सेंटीमीटर। तो जो भी कोई खोखला बेलन होगा ना उसमें ऐसे ही दो त्रिज्याएं होंगी, एक तो बाहर वाले बेलन की, इस बड़े वाले बेलन की, यहां से यहां तक ये तो है 4 सेंटीमीटर, और एक इस छोटे बेलन की ये है 3 सेंटीमीटर। तो यहां पर दो त्रिज्याएं दी होंगी। तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो कैसे देखिए। आपने वॉल्यूम निकालना था, उसका फार्मूला था मेरा पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला था। लेकिन अब की बार आर तो मेरी दो है, एक बड़ी आर है और एक छोटी आर है। तो आपका फार्मूला क्या होगा, ध्यान से समझे। हमने क्या करना है, पहले तो बड़े बेलन का आयतन निकालना है और उसमें से छोटे बेलन का आयतन घटाना है, तब ये आंसर आएगा। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, हमने निकालना है कि जितने लोहे में ये बनी है उसका आयतन। कहने का मतलब मुझे सिर्फ इस लोहे का आयतन निकालना है, इसका, जिस हिस्से को मैं ऐसे मार्क कर रहा हूं इस हिस्से का निकालना है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले बेलन में से छोटे वाले बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा, तब आएगा ये। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि बेलन का आयतन का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले मैं बड़े बेलन का आयतन निकालता हूं। बड़े बेलन का आयतन कैसे निकलेगा, देखिए एक बार। बड़े बेलन का आयतन निकलेगा पाई आर स्क्वायर एच। मैंने बड़ा आर यूज कर लिया बड़ी त्रिज्या के लिए। अब साथ में अगर छोटे बेलन का आयतन निकालना है तो उसका निकलेगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर मैंने छोटा आर यूज कर लिया। ये बड़े बेलन का आयतन है, ये छोटे बेलन का आयतन है। इसमें से कॉमन ले लेंगे जो जो कॉमन आ रहे हैं। तो पाई और एच दोनों में है, तो यहाँ पर बच गया आर स्क्वायर बड़ा और यहाँ पर बच गया छोटा आर स्क्वायर। ये इस तरीके से फार्मूला बना है। किसी भी खोखले बेलन का अगर आपको आयतन निकालना हो तो फार्मूला ये हो जाएगा। और कैसे आया है वो मैंने आपको बता दिया। क्या ये आपको समझ आया। ये फार्मूला अब यूज नहीं करेंगे, अब हम ये फार्मूला यूज करेंगे। बस अब इस फार्मूले को डायरेक्टली यूज करेंगे, अब वो तरीका नहीं लगाएंगे। देखिए इसमें मेरे पास क्या क्या है, पहले तो पाई का मान है, वो है आपका 22/7। एक है आपकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दे रखी है 20। अब हमने क्या करना है, पहले तो बड़ी वाली त्रिज्या का स्क्वायर करना है। बड़े वाली त्रिज्या थी 4, 4 का स्क्वायर किया 16 और उसमें से घटाना है छोटे वाले त्रिज्या का वर्ग, 3 तिया 9। इनको आपस में घटाया तो क्या आ गया है 7 और उस 7 को यहाँ रखा। ये इससे कैंसिल हो गया है, इनको आपस में गुणा किया तो आपका 440 क्यूबिक सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया है। ये आपका आंसर है। क्या आपको ये बात समझ आई। बस यही बात इसमें एक नई थी, जब इस तरीके से खोखला बेलन दिया होगा तो उसके अंदर दो बेलन होंगे और उसमें अगर आयतन निकालना है तो बड़े बेलन के आयतन में से छोटे बेलन का आयतन घटाना पड़ेगा। और ये बात बस हमें अपने माइंड में रखनी है और डायरेक्ट ये फार्मूला लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु के बेलनाकार पाइप का आयतन 748 घन सेंटीमीटर है और पाइप की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तथा उसकी बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो पाइप की मोटाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है एज इट इज, बस इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मैं ऐसी आकृति बना रहा हूं, देखिए एक बार। ये आपका एक बेलन है इस तरीके से, इसमें कुछ इस तरीके से है ये खोखला बेलन ही है। अगर खोखला न होता तो इस तरीके से नहीं लिखा होता कि बाह्य त्रिज्या। इसका मतलब है कि इसकी बाह्य त्रिज्या रही होगी और एक आंतरिक त्रिज्या रही होगी। ये जो हिस्सा है ना, यही आपके पाइप की मोटाई है। इस मोटाई को आपने निकालना है। कैसे निकलेगा, इसमें ऊपर दो वृत्त बने हुए हैं, आपको बाह्य त्रिज्या दे दी ना, तो इसका मतलब जो बाहर वाला बेलन है ना उसकी त्रिज्या दे दी आपको 9 सेंटीमीटर।
यानी कि आपको कैपिटल आर की वैल्यू दे रखी है 9 सेंटीमीटर। और उसके बाद एक आपको आयतन दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है क्वेश्चन में, वो दे रखा है आपको 748 क्यूबिक सेंटीमीटर। और एक आपको ऊंचाई भी दे रखी है, या फिर इसको लंबाई मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अगर ये पाइप पड़ा हुआ है तो लंबाई हो जाती है ये है आपकी 14 सेंटीमीटर। आपको निकालना है इस पाइप की मोटाई। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, मेंसुरेशन के क्वेश्चन में जो चीज दे रखी है ना उसको उसके फार्मूले के बराबर कर दो। अगर आयतन दे रखा है ना तो आयतन के फार्मूले के बराबर कर दो। ये बताओ इसका आयतन निकलेगा कैसे? मैंने बताया था अगर इसका आयतन निकालना है ना खोखले बेलन का, तो बड़े वाले बेलन में से छोटे वाले बेलन का आयतन निकालना है। और वो फार्मूला हमने डायरेक्टली अभी याद किया था, वो था आपका पाई एच बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर, और बराबर दे रखा है ये 748। मैंने क्या किया, जो आयतन दे रखा था ना उसको उसके फार्मूले के बराबर करा, बस वैल्यू पुट करो। पाई का मान होता है 22/7, ऊंचाई है आपकी 14, बड़ा आर है मेरे पास वो है 9 का स्क्वायर किया 81, छोटा आर नहीं है तो इसको ऐसे कैसे रख दिया, और बराबर है 748। बस इसको हल कीजिए। अब इसको हल करते हैं, 7 दूनी 14, 22 से काट रहे हैं उसको, 22 तिया 66, बच गए हैं 8, 22 चौके 88, 2 से इसको काट दिया 17, तो यहां पर कुछ नहीं बचा, उधर 17 है। एक है ये 81 माइनस आर स्क्वायर बराबर है 17, ये आर स्क्वायर उधर चला जाएगा, ये 17 इधर आके माइनस होएगा तो ये आ जाएगा 64। दोनों तरफ वर्गमूल किया, आर की वैल्यू आ गई आपकी 8। तो इसका मतलब जो छोटी वाली त्रिज्या है वो है 8। इस पाइप की मोटाई कैसे निकलेगी? पाइप की मोटाई निकलेगी बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटा देंगे। तो बड़ी त्रिज्या थी मेरी 9 और छोटी त्रिज्या भी 8 निकाल ली है, तो इसमें से घट के आ गया है 1 सेंटीमीटर। तो आपके पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। समझ आ गया होगा? कुछ नहीं, आयतन दे रखा था उसके फार्मूले के बराबर किया, आर की वैल्यू निकाल ली। पाइप की मोटाई निकालने के लिए बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटा दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 मीटर व्यास वाले कुएं को 14 मीटर गहरा खोदा जाता है तथा निकाली गई मिट्टी को उसके चारों ओर फैलाकर 5 मीटर चौड़ा घेरा बनाया गया। घेरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पर दो चीजें सीखनी है, आपको कब क्षेत्रफल निकालना है और कब आयतन निकालना है। बहुत बार क्वेश्चन में दिया नहीं होता, आपने खुद से समझना है। देखिए, अगर क्वेश्चन में कहीं भी लिक्विड की बात हो रखी है, पानी डाल दिया, पानी निकाल दिया, सतर बढ़ गया, सतर घट गया, ऐसे में आपने आयतन निकालना है, एक बात। दूसरा, किसी आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बना दी तो आपने आयतन निकालना है। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है कि किसी आकृति को खोद कर उसमें से निकाल कर दूसरी आकृति बना दी, वो भी पिघलाने की तरह ही है, तो आपने आयतन निकालना है। इन सारी सिनेरियो में आपने आयतन निकालना है। रिपीट कर रहा हूं, पिघलाकर बनाया गया है आयतन, खोद कर निकाल कर मिट्टी फिर बना दिया आयतन। अगर किसी को पिघला के बनाया तो आयतन, खोद के निकाला तो आयतन। उसके बाद अगर लिक्विड की बात चल रही है, उसमें से पानी निकाला और किसी और बर्तन में डाल दिया तो भी आपके आयतन की बात चल रही है। इसके बाद जो बच गया वो क्षेत्रफल है। बस आप ऐसे समझेंगे। अब इसमें बताया गया है कि एक कुआं खोदा गया और उसमें से मिट्टी निकाली गई और उस मिट्टी से एक चबूतरा बना दिया गया। उस चबूतरे की ऊंचाई निकालनी है। पहले तो आपने ये समझना है उस चबूतरे का आयतन और उस जो आपका बेलन है उसका आयतन बराबर रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें से ही मिट्टी खोद कर वो चबूतरा बनाया गया है। तो ऐसे में हमने दोनों का आयतन बराबर करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले मेन चीज है कि आप इस आकृति को समझें कि आकृति क्या कह रही है। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो पहले क्या किया गया, पहले इस तरीके से कुआं खोदा गया और उसका व्यास जो है वो 20 मीटर है। अगर व्यास 20 मीटर है ना तो आप यहां से समझ गए होंगे कि इसकी त्रिज्या जो है ना वो 10 मीटर है, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होती है। इस तरीके से पहले कुआं खोदा गया और जिसकी गहराई है 14 मीटर। अब इसको खोद के इसमें से मिट्टी निकली, उस मिट्टी को क्या किया, इसके चारों ओर फैला के एक चबूतरा बना दिया। इसके लिए एक बार इसको मिटा रहा हूं। अब वो चबूतरा कैसे बनाया, वो चबूतरा बना दिया कुछ इस तरीके से। इस तरीके से चबूतरा बना दिया। कहने का मतलब मिट्टी निकाल ली और इसके चारों ओर लगा दी इस तरीके से। ठीक है। अब आपसे पूछा गया है इस चबूतरे की ऊंचाई क्या रहेगी। बस मुझे एक बात ध्यान रखनी है,
इस चबूतरे का आयतन और इस कुएं का आयतन बराबर है, क्योंकि इसी में से मिट्टी निकाल के बनाया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुएं का आयतन निकाल लेंगे, क्योंकि कुएं की हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है। इसकी त्रिज्या तो है 10 मीटर और ऊंचाई है 14 मीटर, तो इसका आयतन निकाल लेंगे। एक डायरेक्टली एक और भी तरीका है, दोनों का आयतन बराबर कर दो एक बार में, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आप ये बताइए इसका आयतन कैसे निकलेगा चबूतरे का। भाई चबूतरा आपका एक खोखले बेलन की तरह है। किस तरीके से, यहां तो इस तरीके से मिट्टी लगी हुई है और अंदर से ये खाली है, तो ये आपका एक खोखला बेलन है। इसका आयतन कैसे निकलेगा, इसका आपका आयतन निकलेगा पाई एच बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ये इस तरीके से इस चबूतरे का आयतन निकलेगा। जो चबूतरा है वो खोखले बेलन की तरह है। अब इसका आयतन बराबर रहने वाला है किसके साथ, इसका आयतन बराबर रहेगा इस कुएं के आयतन के साथ, और कुएं का आयतन निकलेगा पाई आर स्क्वायर एच। बस पहले हमने क्या किया, इस कुएं का आयतन और इस चबूतरे का आयतन को बराबर किया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करने से पहले हम एक चीज देखेंगे, इनको बराबर मैंने इसलिए किया ताकि पाई से पाई कैंसिल हो जाए। अब बस इसका मान रखना है। अब आप एक बात और ध्यान रखिए, बताया गया है कि जो आपका चबूतरा है ना वो 5 मीटर चौड़ा है। वो चौड़ाई कौन सी है, वो चौड़ाई है यहां से यहां तक की, ये चौड़ाई आपकी 5 मीटर है। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से बाह्य त्रिज्या और अंत त्रिज्या निकाल सकते हैं। कैसे, जो ये यहां से यहां तक है ये इस चबूतरे की बाह्य त्रिज्या है, बड़ा आर है, और वो कितना हो जाएगा, यहां से अंदर तक तो था 10, बार 5 और जुड़ गया तो ये हो गया आपका 15। तो जो चबूतरे की बाह्य त्रिज्या है ना वो 15 है, और आंतरिक त्रिज्या ये सिर्फ अंदर वाला वो 10 है। तो इसमें बड़े आर की और छोटे आर की वैल्यू हम रख देंगे और इसको हल करेंगे। इसकी ऊंचाई कितनी है निकालनी है भाई। बड़ा आर कितना है 15, 15 का वर्ग करेंगे तो 225, छोटा आर है 10, 10 का वर्ग करेंगे 100। इधर यहां पर आर क्या है, इस कुएं का आर क्या है, कुएं की त्रिज्या तो बता रखी हमने पहले 10 मीटर है, तो 10 का स्क्वायर किया 100, और गुणा में इस कुएं की ऊंचाई कितनी है 14। बस इसको हल कर दिया हम, ये हो जाएगा h गुणा में, इसको इसमें से घटाया तो 125 आ गया। 125 बराबर है 100 गुणा में 14। अगर इसको हल करें तो 25 से काट देते हैं, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 14 चौके 56 बटे 5 बराबर है चबूतरे की ऊंचाई। इसको हल करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आपका आ गया 11.2, आपका तीसरा आंसर है। समझ आया होगा। देखिए मैं थोड़ा आराम से समझा रहा हूं, जिसका कंसेप्ट ठीक है स्ट्रॉन्ग है वो 1.5x पे करके देख ले। बाकी डिटेल से मैंने बता दिया, चबूतरे का आयतन अंदर वाले बेलन के आयतन के बराबर करा, उनकी त्रिज्या रिकॉग्नाइज करी और आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लंबवतीय बेलन का आयतन उस लंबवतीय शंकु के आयतन के बराबर है। अब की बार एक शंकु भी आ गया है, ये बोला गया है कि बेलन का और शंकु का आयतन बराबर है। वैसे शंकु के बारे में मैंने बताया नहीं, लेकिन एक कंपैरिजन का क्वेश्चन ले लिया है, इसके फार्मूले हम बाद में समझ लेंगे, बस आप यहाँ पर बेलन का क्वेश्चन ही समझे। बस आगे दिया हुआ है, जिसकी ऊंचाई 108 सेंटीमीटर और व्यास 30 सेंटीमीटर है, यदि बेलन की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक चीज बताई गई है कि बेलन और शंकु दोनों का आयतन बराबर है। एक बार अगर थोड़ा सा आकृति से समझा दूं आपको, ये तो आपका शंकु है और ये आपका बेलन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों का आयतन बराबर है। जो दे रखा है वो लिखेंगे। दे रखा है कि शंकु के आयतन के बराबर है जिसकी ऊंचाई, इस शंकु की ऊंचाई, इसके बारे में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इसके बारे में स्पेशल क्लास लेंगे, बस फिलहाल आप थोड़ा सा आइडिया ले लें। ये है 108 और उसके बाद इसका व्यास जो है ना वो 30 है, तो त्रिज्या यहां से 15 आ गई। भाई जहां पर भी व्यास दिया होता है ना तो वहां से हम डायरेक्ट त्रिज्या निकाल लेते हैं, और वो आ गई है आपकी 15। अब जो बेलन है उसकी ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर और इस बेलन का व्यास निकालना है, यानी कि त्रिज्या निकालनी है, ये दे रखा है। सबसे पहले हम एक ही बात समझेंगे कि इसका आयतन इसके आयतन के बराबर है, तो दोनों के आयतन के फार्मूले को आपस में बराबर करेंगे। इसका आयतन है आपका पाई आर स्क्वायर एच, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला कैसे आया है, कैसे बना है, बाद में सीखेंगे, फिलहाल आप याद कर लें 1 मिनट के लिए। तो इन दोनों का आयतन बराबर है, तो यहां से पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। अब बस मान पुट करें, आर मैंने बेलन की निकालनी है तो इसको ऐसे कैसे रख लिया, आर स्क्वायर, इसकी ऊंचाई है 9 बराबर,
ये 1/3 ऐसे कैसे, ये आर है इस शंकु की, वो है 15, तो 15 गुणा 15। ये एच है इस शंकु की, वो है 108। बस इसको हल कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले 9 से इसको काट दिया एक बार, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18। इस 3 से इसको काट दिया, 3 चौके 12, तो यहां तो बच गया आर स्क्वायर, उधर बस गुणा करना है। 15 15 225, 225 गुणा 4, 225 गुणा 4, तो 225 गुणा 4 करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 900 हो गया भाई। दोनों तरफ वर्गमूल कर दिया, तो आर जो है आपकी वो 30 आ गई है। आपने निकालना था व्यास, तो ये देखो ये भी एक बात ध्यान देने वाली है, हमने इसकी त्रिज्या निकाल दी है, ये आ गई है 30, और 30 बिल्कुल पहला ही आंसर है, लेकिन ये नहीं है, आपसे पूछा है व्यास, व्यास इसका दुगुना होता है, तो आपका आंसर 60 रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु के एक पाइप की लंबाई 7.56 मीटर है, इसकी बाह्य और आंतरिक त्रिज्या 2.5 और 1.5 सेंटीमीटर है। यदि धातु के 1 क्यूब सेंटीमीटर का वजन इतना है, तो पाइप का वजन ज्ञात कीजिए। यहां पर भी आपका आयतन निकलेगा, क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है कि एक क्यूबिक, क्यूब का मतलब क्या होता है? आयतन। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वजन 7.5 ग्राम है, तो यहां से आपने आयतन निकालना है। लेकिन यहां एक बात और भी ध्यान देने की है, आपको बाह्य और आंतरिक त्रिज्या दे रखी है, तो यहां से आप ये भी समझेंगे कि जो आपका बेलन है ना वो खोखला है, तभी तो उसकी 2 त्रिज्याएं दे रखी है ना आपको। तो यहां से उस बेलन का हम आयतन निकाल रहे हैं, उसका फार्मूला है आपका पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ये आपको याद हो गया होगा। अब बस इसकी वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आएगा। तो पाई का मान होता है मेरा 22/7। बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या है 2.5, इसका वर्ग करेंगे तो 25 का वर्ग होता है 625, तो ये आ जाएगा आपका 6.25 माइनस अंदर वाली त्रिज्या है 1.5, इसका वर्ग करेंगे ये आ जाएगा 2.25, और गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई दे रखी है आपको 7.56 मीटर दे रखी है। ये तो सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, और इसमें डेसिमल लगा हुआ है 2 के बाद, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, आपका 756 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक बार समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, ये इतना मीटर लिखा हुआ है, इसको अगर आपने सेंटीमीटर में बढ़ाना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, और इस डेसिमल को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये इससे कट जाएगा। आपकी जो ऊंचाई है ना वो 756 सेंटीमीटर आ जाएगी। बस इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। 7 से इसको काट दिया, पहले 7 एकम 7, ना जाने की 0, 7 8 56। अब अंदर वाले को हल कर लिया, ये हो गया आपका 22 गुणा में, इसमें से इसको हल किया तो ये आ गया है 4, और गुणा में 108, ये इतना क्यूबिक सेंटीमीटर आपका आ गया है। अब ये 1 क्यूबिक सेंट, ये टोटल आपका वॉल्यूम आ गया है, और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वजन है 7.5 ग्राम। अगर मैं इसको 7.5 ग्राम से गुणा कर दूं तो आपका कुल वजन आ जाएगा, तो इसको मैंने 7.5 से गुणा कर दिया। इसका डेसिमल भी हटा के लिख देता हूं एक बार, ये लीजिए, इसका डेसिमल हटाया और डिवाइड में 10, बस इसको गुणा कीजिए, आपका आंसर आ गया। कैसे हल करें इसको? बस इसको काट लेते हैं, चलो। 5 दूनी 10, 5 से इसको काटा 15, 2 से इसको काटा 11, बस बाकी को गुणा करते हैं। ये आ गया आपका 15 चौके 60, 60 को इसके साथ गुणा कर दिया 1 मिनट के लिए, तो ये आ गया है 0, 8 6 48, और 6 एकम 6, और बस ये 11 से गुणा करना है, तो ये जाएगा 0 8 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 11, ये आपका आ गया है 71,280 ग्राम। आंसर है केजी में, 1000 से डिवाइड कर दिया, ये बन गया आपका केजी, तो 71.28 केजी आपका आंसर है। भाई मेंस्ट्रुएशन थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से क्लास को देख रहे हो तो अब तक ये लेवल आपको मैच कर गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, खोखले बेलन का आयतन का फार्मूला लगाया और उसको हल किया, उसके बाद उसको 7.5 ग्राम से गुणा कर दिया, क्योंकि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वजन 7.5 ग्राम था, तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर का वजन कितना आएगा, उसके लिए 7.5 से गुणा किया और इसका आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आपका एक बेलन है जिसकी त्रिज्या 7.5 मीटर दी हुई है। 7.5 मीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन पानी से भरा हुआ है। यदि इसमें 1500
15,400 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो बर्तन का जल स्तर कितना होगा। देखिए सबसे पहले तो आप एक चीज बताइए, ये है आपका त्रिज्या। क्वेश्चन में कहीं भी आपको ऊंचाई तो नहीं दे रखी। जितना पानी निकाला गया है उतना ही तो त्रिज्या, उतना ही तो स्तर आपका नीचे गिरेगा। बस आपने क्या करना है, इसको टोटल आयतन मान के, इसको टोटल आयतन मान के अपना क्वेश्चन हल कर लो। एक बार दोबारा बता रहा हूं, एक बेलनाकार बर्तन है, उसमें से पानी निकाल दिया गया है। पानी निकालने की वजह से जल स्तर कितना गिरा है ये पता करना है आपने। जल स्तर उतना ही गिरा है जितना पानी बाहर निकल गया है, तो जितना पानी बाहर निकला है उसका आयतन निकाल रहे हैं हम। और आयतन कैसे निकलेगा, जो पानी बाहर गया है वो था तो बेलन के अंदर ही, इसी फार्मूले से बेलन का आयतन निकलता है। तो इसी आयतन से हम अपना क्वेश्चन निकाल लेंगे। जो आपका पानी है वो दे रखा है 15,400 लीटर। अब आपने एक बात और ध्यान रखनी है, जो आपका 1 क्यूबिक मीटर होता है ना, वो बराबर होता है 0.001 लीटर के। कहने का मतलब इसको, लीटर को अगर आपने मीटर में चेंज करना है, क्यूबिक मीटर में चेंज करना है, तो 1000 से इसको भाग करना पड़ेगा और ये आएगा आपका 15.4 क्यूबिक मीटर। भाई हमारे ऊपर वाली जो वैल्यू थी ना वो मीटर में थी, तो इस लीटर को मैंने मीटर में चेंज कर दिया, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, वो आ गया आपका 15.4 क्यूबिक मीटर। अब हम क्वेश्चन को हल करेंगे। आयतन तो है आपका 15.4, पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या हमारी है 3.5, 2 बार रखेंगे और डेसिमल भी हटा देंगे इसका, और ऊंचाई वही आपका वो है, ऊंचाई वही है जितना सतर गिरा है, बस एच ही निकालना है। अब इसको हल करते हैं। इसका डेसिमल हटाया, डिवाइड में रख लिया 10, इस 10 से तो ये 10 कैंसिल हो गया, 7 5 35, 22 7 154, 7 5 35। तो उधर तो कुछ नहीं बचा, उधर तो एच ही बच गया है, इधर कुछ नहीं बचा भाई, यहाँ 1 है, इधर बच गया है आपका 5 दूनी 10, तो ये बच गया है आपका 5/2 गुणा में h, ये बच गया है आपका। तो क्या होगा, ये पलट जाएगा, ये आ जाएगा आपका h बराबर आ जाएगा 2/5 मीटर। लेकिन आप देखोगे आंसर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे, सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। 5 से इसको काटे आप 20, 20 गुणा 2 40 सेंटीमीटर पानी का सतर गिरा होगा इतना पानी निकलने से। क्या ये बात आपको समझ आई? एक बार दोबारा बता देता हूं, अगर इतना पानी बाहर निकाला है ना, तो इतना ही आयतन निकाल लेंगे हम बेलन का, और इसको आयतन के बराबर करेंगे। लीटर को मीटर में बनाया और एच की वैल्यू निकाल दी, जितना एच है उतना ही पानी का सतर गिरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लंबवतीय बेलन की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। सिलेंडर को 3 बराबर भागों में काट दिया जाता है। आधार के समानांतर 2 कटौती से कुल सतह क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आकृति बना के बताता हूं आपको। इस तरीके से एक बेलन है, इस बेलन पे आधार के समानांतर 2 कट लगा के 3 भाग बना दिए हैं इसके। कहने का मतलब एक यहां पर कट लगा दिया और एक यहां पर कट लगा दिया, और इस तरीके से यहां कट लगाया तो यहां पर इस तरीके से एक बन गया ये, और यहां पर कट लगाया इस तरीके से भी ये बन गया। तो आपसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ गया है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, जब आप कोई कट लगाते हो ना, उससे ये देखो उस कट की वजह से उसमें क्या पैदा हो गया है, क्या बन गया है, उतना एक क्षेत्रफल बढ़ा है। देखिए जैसे ही मैंने एक कट लगाया तो इसमें 2 वृत्त बढ़ गए हैं। क्यों? एक तो इस ऊपर वाले बेलन में वृत्त है और एक इस नीचे वाले बेलन में वृत्त है। कहने का मतलब इसके काटने से 2 वृत्त और बन गए हैं, तो यहाँ पर 2 वृत्त का क्षेत्रफल ऐड हो गया है। ऐसे ही फिर मैं नीचे आया, यहां भी एक कट लगा दिया है, इसकी वजह से क्या होगा, इससे ऊपर वाले बेलन में भी एक वृत्त बन गया और उससे नीचे वाले बेलन में भी एक वृत्त बन गया, तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल यहां भी ऐड हो गया है। तो एक्चुअल में 2 और 2 4 वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ गया है। क्या ये बात आपको समझ आई? इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए एक बेलन था, अब उसके कट लगा के ऐसे 3 बेलन बना दिए, तो ये बताइए अब इसमें क्या बढ़ गया है। पहले एक बड़ा बेलन था इस तरीके से, इसमें 2 कट लगाए और ऐसे 3 बेलन बना दिए, तो ये वृत्त और ये वृत्त तो इसमें पहले था ही, अब कितने वृत्त बढ़ गए हैं? 1 2 3 4, ये जो 4 वृत्त बढ़े हैं ना, तो 4 ही वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ गया है। अब आपको समझ आ गया होगा।
तो आपने क्या करना है, इस पूरे बेलन की ऊंचाई दे रखी है आपको 18 सेंटीमीटर। तो आप ये बताइए अगर इसको 3 बेलन में चेंज कर दिया है तो क्या रहा होगा, 6 होगी भाई। जब बराबर भागों में बांटा है तो टोटल इसकी ऊंचाई अगर 18 थी तो उसको 3 भागों में बांट दिया, 6 सेंटीमीटर हो गए हैं। त्रिज्या पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काटा इसको ऐसे है, त्रिज्या तो वही है। आपकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 7 सेंटीमीटर है त्रिज्या, और इन सभी की भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है कि कुल सतह क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले आप ये बताइए इसका क्षेत्रफल कितना है। अब हमने देखना है कि क्षेत्रफल कितना बड़ा है, हमने ये पता चल गया है कि पहले कितना क्षेत्रफल था वो देखते हैं। अब आपको बोला गया है कि कुल सतह क्षेत्रफल यानी कि इसका पूरे का कुल क्षेत्रफल इसका कैसे निकलेगा, कुल इसका क्षेत्रफल निकलेगा 2 पाई आर और आर जमा में एच। फार्मूला स्टार्टिंग में बताया था भाई, ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है, इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है और इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल है। अगर इस बेलन को ना काटा जाता तो इसका क्षेत्रफल इतना होता, लेकिन आपसे पूछा है कि कितना प्रतिशत बढ़ गया है। 4 वृत्तों का क्षेत्रफल बढ़ गया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकलता है पाई आर स्क्वायर, तो 4 वृत्तों का निकल जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इतना बढ़ गया है। तो जितना बढ़ गया है उसको रखेंगे ऊपर और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया। बस इसको हल कीजिए। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से इसको काटा 2, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो एक्चुअल में ऊपर बच गया है आपका 2 आर गुणा में 100 और नीचे आपका बच गया है आर जमा में एच। और इस बड़े बेलन का आर था 7 और एच था 18, इन दोनों को जोड़ा और नीचे आ गया 25 और ऊपर वाले आर को हम रख देंगे, कोई बात नहीं, पहले इसको हल करते हैं। 25 चौका 100, तो यहां से आ गया आपका 2 आर गुणा में 4, दिख रहा है ना भाई आपको। हाँ, अब आर की वैल्यू पुट कर दें, आर की वैल्यू थी आपकी 7, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 गुणा 4, 14 चौके 56, आपका आंसर आ गया है 56%। 56% क्षेत्रफल बढ़ गया है। एक बार छोटा सा रिकैप दे रहा हूं, कुछ नहीं किया, एक बेलन था उसका टोटल सरफेस एरिया था ये। अब पूछा है आपसे कितना बढ़ गया है, भाई इसमें 3 कट लगाने की वजह से 4 वृत्त बढ़ गए हैं, 1 वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त, 4 वृत्त, इनका क्षेत्रफल निकलेगा इतना। तो इतना क्षेत्रफल बढ़ गया है, जितना क्षेत्रफल बढ़ गया है बटे में कुल गुणा में 100, बस इसको हल किया और आपका परसेंटेज में आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एक छोटी सी चीज बताने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, जो आपका बेलन एक आकृति है ना, ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि ये आकृति एक्चुअल में बनी कहां से है। ये आकृति आपकी एक रेक्टेंगल से बनी है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी एक आयताकार चादर का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर गुणा में 44 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसकी लंबाई तो है 100 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 44 सेंटीमीटर। और आपका क्या बताया गया है, चादर को उसकी चौड़ाई के पारीत मोड़कर इस इधर से मोड़ दिया, इसको एक बेलन बनाया गया है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये बेलन आपका एक आयताकार आकृति से उसको मोड़कर बना है। आप देख भी लीजिए, एक पेज फाड़ लीजिए, उसको मोड़ के देखिए तो आपका बेलन बन जाएगा। तो बेलन ये कुछ नहीं है, एक्चुअल में एक आयत को मोड़ के बनाया गया है। तो अब अगर इस आयताकार शीट को मोड़ के बेलन बना दिया गया है तो आप यहां से ये समझेंगे कि इसमें से ऊंचाई और त्रिज्या कैसे बढ़ती है। देखिए, जिसको मोड़ दिया गया है, इसको मोड़ दिया गया है ना, तो ये हिस्सा यहाँ ये मुड़ के यहाँ आ गया है। ये कहने का मतलब ये जो चौड़ाई थी ना, ये इसकी परिधि बन गई है, सी बन गया है, ये सरकमफ्रेंस आ गई है 44 सेंटीमीटर, और जो हिस्सा बचा हुआ है वो ऊंचाई हो जाएगी। एक बार दोबारा सुन लीजिए, अगर इस आयत से बनाया गया है ना ये, तो जो जिसको मोड़ा गया है चौड़ाई को मोड़कर, तो वो तो हो जाएगी इस वृत्त की परिधि, क्योंकि इसको ही मोड़ा गया है ना, तो ये तो वृत्त की परिधि होगी आपकी, और जो भुजा बच गई है वो इस बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। अब बेलन की दोनों चीज मेरे पास है, ये तो है सरकमफ्रेंस और ये है ऊंचाई। आपने निकालना था बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कैसे निकलता है, वो निकलता है वृत्त का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई, ऐसे निकलता है। तो ऊंचाई तो मेरे पास है 100 सेंटीमीटर, मैंने वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अब आप ये बताइए, जिस वृत्त की सरकमफ्रेंस 44 है उसका एरिया कितना होगा, उसका एरिया होगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। मैंने एक ट्रिपलेट याद कराया था आपको, तो बस 154 के साथ गुणा किया और ये आ गया है 15,400 क्यूबिक सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर है।
कुछ नहीं था, बस ये डिटेल इसलिए ली थी कि आपकी एक आयताकार शीट से बेलन बना गया है, तो वहां पर आपने आयतन या क्षेत्रफल कैसे निकालना है। दोस्तों बेलन से रिलेटेड आपके जितने क्वेश्चन थे मैंने पूरी डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की है। सेशन थोड़ा लंबा हो गया है, अगर आपने पेशेंस से देखा है तो बेलन का कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। अगर आपने इससे पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्प्ले पर नजर आ रहा होगा, उनको भी आप जरूर देख लें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। थैंक यू दोस्तों।